वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। देखो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है, देखो ट्रेड का मतलब तो सभी को पता है कि क्या होता है। इस ट्रेड का मतलब है ना, हमने देखा था ट्रेड का मतलब क्या था, बाइंग एंड सेलिंग, राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये था आपका जो ट्रेड था उसका मतलब, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नॉर्मली इस इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि अगर ये बाइंग और सेलिंग जो है, जो बाइंग और सेलिंग हो रहा है अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनेशनल का मतलब बिटवीन द कंट्रीज, इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा, बिटवीन दी कंट्रीज, ठीक है, बिटवीन दी कंट्रीज। तो ये सब आप याद रखना। ओके, तो अगर बात करें दो कंट्रियों के बीच में ट्रेड होता है तो उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बुक में क्या दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। कि इन एंशियंट टाइम इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स एक्सेट्रा। तो क्या बोला गया है कि एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में भारत में ट्रेड जो है चालू हुआ था। और ये जो अलग अलग लाइक सिल्क, हैंडलूम, ये सब जो ऑर्नामेंट्स, ये सब जितने भी गुड्स है इसके ट्रेड होते थे, है ना। देखो जो अंग्रेज हमें बता के गए हैं वो अभी का ट्रेड है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत सदियों से ट्रेड करते आ रहा है। जब दुनिया को पता ही नहीं था कि ट्रेड होता क्या है, हम तब से ट्रेड करते आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल जो ट्रेड है, इस ट्रेड का भी गठन भारत ने किया था, याद रखना, ठीक है। भले ही अंग्रेज कुछ भी बता रहे लेकिन भारत ने सबसे पहले ट्रेड का मतलब ट्रेड चालू किया था। देखो व्हेन द ट्रेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्या बोल रहा गया है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कंट्रियों में आप ट्रेड करते हो उसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। दो या दो से ज्यादा कंट्री में अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। देखो द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज आल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। अब पॉलिटिकल रिलेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है एक अच्छी तरीके से ट्रेड करने के लिए। जैसे देखो अगर कोई दो कंट्री है, अब दो कंट्री के बीच में गवर्नमेंट की नहीं बनती है, जैसे एग्जांपल ले ले, इंडिया है, राइट, और दूसरा जो है पाकिस्तान है। अब इंडिया और पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं और पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये दोनों गवर्नमेंट में नहीं जमती है ना। इंडिया वाले चढ़े रहते पाकिस्तान पे, बेचारा पाकिस्तान भी उलझा पुलझा रहता है ना। हमेशा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की बनती ही नहीं है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे जितने भी ट्रेड होगा वो भी इनडायरेक्टली फ्लॉप ही होने वाले हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला, अच्छे से ट्रेड होगा नहीं। तो वही बताया जा रहा है इस जगह पे कि जब भी पॉलिटिकल रिलेशन होगा, पॉलिटिकल रिलेशन के वजह से यहाँ पे ट्रेड को प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या दिया गया है आगे, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर always complex, difficult and lengthy. Various factors like government policy, economic, international market, international law, currency etc. influence the trade activity। तो क्या बोला गया है, नॉर्मली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमेशा वो डिफिकल्ट होता है और लेंदी होता है। डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, और लेंदी का मतलब लंबा प्रोसीजर, ये सब, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये रहता है, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिनाई वगैरह। देखो जैसे अलग अलग फैक्टर इसका लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाया है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। इकोनॉमिक यानी कि देश की कंडीशन कैसी है ना। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जहाँ पे गुड्स आप भेज रहे हो वहाँ का जो रिलेशन है या फिर वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ के जो कस्टमर है, क्या आपके फेवर में है या नहीं है। इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल तरीके से कानून जो बनाया गया है, WTO इंटरनेशनल लॉ जो बनाता है ट्रेड के ऊपर वो होता है WTO। कौन होता है, वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बनाता है इंटरनेशनल
मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रेड्स के ऊपर। तो याद रखना WTO जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंट रहता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होगा। और करेंसी क्योंकि अगर देखा जाए हर कंट्री का अपना अपना खुद का करेंसी है, तो इन्फ्लुएंस करेगा कि करेंसी जैसा होगा वैसा इंटरनेशनल ट्रेड होने वाला है। देखो, most economics globally agree that international trade help to boost the nation's wealth. The consumer get varieties of goods and services due to international trade. तो ये भी सीधी बात है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड आप जितना करोगे उतना ज्यादा नेशन का वेल्थ ग्रोथ होगा, यानी कि नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और नेशन डेवलप होगा, और नेशन डेवलप हुआ तो वहां के लोग भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखना कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड करने से कंट्री का डेवलपमेंट होता ही होता है, अब कंट्री के साथ साथ इन सभी चीजों का डेवलपमेंट होता है जो उस कंट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसीलिए होता है इंटरनेशनल ट्रेड की कंज्यूमर जो है बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ गुड्स देखने को मिलता है, दिखता है इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से। ओके, और इससे जो है एक टाइप का कंपटीशन भी क्रिएट होता है। देखो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स का। इसके अंदर दो कैटेगरी आता है, एक एक्सपोर्ट होता है और दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा आता है इंपोर्ट, जो कि अगला कैटेगरी है। ठीक है, इसके अंदर भी चार्ट बनाया गया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ पे दिया गया है इंपोर्ट के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं पहले क्या दिया गया है इस एक्सपोर्ट के चार्ट के अंदर। तो अगर आप एक्सपोर्ट का चार्ट देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने प्रोसीजर्स है, यानी कि गवर्नमेंट जो प्रोसीजर अप्लाई करता है एक एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सब दिया। पहला दिया प्रिलिमिनरी स्टेज, दूसरा है दिया है प्री शिपमेंट स्टेज, ओके, और तीसरा है शिपमेंट स्टेज, और चौथा है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। चार स्टेजेस है इस जगह पे। तो देखो प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज होता है, यानी कि एक कंपनी है, मान के चलो कि अगर आप जो है इंडिया में बैठे हुए एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मान के चलो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अफ्रीका को। ठीक है, अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो अफ्रीका को एक्सपोर्ट करने से देखो पहले क्या बताता है, जो भी कंपनी इस जगह पे आ रहा है, जो भी कंपनी होगा उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपॉइंटमेंट लेना एजेंट की तरह। ये एजेंट होता है गवर्नमेंट का ऑफिसर, ठीक है, उसके साथ अपॉइंटमेंट लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्री शिपमेंट स्टेज, जहां पे ये कंपनी को उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना रहता है। कैसे कैसे, जैसे रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर आया उसके ऊपर रिसिप्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे चल के। नेक्स्ट है प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि अगर पैसे की जरूरत है कंपनी जो है उससे जो है बैंकों से लोन वगैरह ले सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। प्रोडक्शन से रिलेटेड, पैकेजिंग से रिलेटेड है ना, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। ECGC गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे गवर्नमेंट देखता है कि इसको कोई जरूरत है क्रेडिट बेसिस की कि नहीं जरूरत है, या फिर ये ECGC जो है उस इंपोर्टर कंट्री के साथ डील भी करता है। नेक्स्ट है GST फॉर्मेलिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। मरीन इंश्योरेंस, यानी कि जहाज जो है, यानी कि जो शिप्स होगा अगर पानी से जा रहा है तो पानी के ऊपर जो उस शिप्स का इंश्योरेंस निकाला जाएगा उसे कहेंगे मरीन इंश्योरेंस। कैरिड एंड फॉरवर्ड एजेंट्स है ना, क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, ये लोग क्या करेंगे, इन सारे चीजों, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। फिर आता है शिपमेंट स्टेज। अब शिपमेंट स्टेज में देखो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स बन गया, अब गुड्स को जो है प्रोसेसिंग किया जाएगा और गुड्स जो है शिप के ऊपर लोड किया जाएगा, ये कहलाएगा शिपमेंट स्टेज। तो प्रोसेसिंग किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को देख रेख करेगा, एग्जाम करेगा, इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको, नॉर्मली एग्जामिन करेगा, चेकिंग वगैरह, देन आगे बढ़ाएगा, फिर लोडिंग करेगा शिप के ऊपर। और लास्ट है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो पोस्ट शिपमेंट स्टेज में देखो क्या दिया है, शिप एक बार उस इंपोर्टर कंट्री के पास पहुंच गया तो क्या 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 उनके पास जो है अथराइजेशन है, क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे शिपमेंट एडवाइस, एडवाइस देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये वाला जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं इनको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा उस इंपोर्टेंट कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव्स, अगर कोई भी उसके अंदर ऑफर वगैरह है, इंसेंटिव दे सकता है गवर्नमेंट, तो उस बेसिस पे इंसेंटिव भी इसको दिया जाएगा। अब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलो कि
कोई भी गुड्स की अगर जाती जरूरत है देश के अंदर, तो उसको जल्द से जल्द मनवाने के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स को कम कर देता है। अब टैक्स को कम करने का मतलब है या छूट कुछ दे देता है, कुछ रिलीफ दे देता है, तो ये देने की वजह से वो जल्दी से जल्दी उस गुड्स को ला सकता है या फिर प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है। ये जो है एक टेक्निक होता है गुड्स को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लाने का। और लास्ट फॉलोअप जैसे किया है प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज, उसके हिसाब से यहाँ पे फॉलोअप करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके रिलेटेड हम एक पॉइंट देख लेते हैं जो ए वाला दिया गया है ना, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में प्रिलिमिनरी स्टेज। अब प्रिलिमिनरी स्टेज में जो है 2 पॉइंट ही था, ज्यादा नहीं था। पहला था रजिस्ट्रेशन और दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो देख लेते क्या दिया गया है। पहला देखते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन क्या दिया है, द एक्सपोर्टर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर विथ वेरियस अथॉरिटी एज, जैसे अलग अलग अथॉरिटी से इसको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया 3 अथॉरिटी, पहला, दूसरा और तीसरा, राइट। तो देखो पहला जो है डॉक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। ये अभी ये क्या होता है कि डीजीएफटी नॉर्मली इसको शॉर्ट में कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, जो शॉर्ट में DGF40, तो इसको शॉर्ट में हम DGFT कहते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये क्या करता है, ये नॉर्मली आपको लाइसेंस देता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वो लाइसेंस का नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, IEC नंबर, IEC ये वाला। ठीक है, ये IEC नंबर भी कहते हैं, याद रखना। पहले तो यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब दूसरा जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। किसके पास, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, तो ताकि आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मिल जाए। अब ये परमानेंट अकाउंट नंबर देखो शॉर्ट में इसको बोलते हैं पैन कार्ड। सभी के पास होगा पैन कार्ड, है ना, शॉर्ट में ये नाम बोलते हैं पैन कार्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। सभी के पास रहता है परमानेंट। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, जैसे लाइसेंस आपको मिला तो कंपनी के नाम पे परमानेंट अकाउंट नंबर भी मिल जाता है। ये प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स अथॉरिटी, आप याद रखना। तीसरा है अदर अथॉरिटी लाइक EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड GST अथॉरिटी। और अलग और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें 3 बताया है। तो और भी किसके पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास, ताकि आपके गुड्स को अच्छे से वो चेकआउट कर सके और आपको फ्यूचर में डे बाय डे आपको बता भी सके कि आपको किधर एक्सपोर्ट करना है, कौन से जगह पे एक्सपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, फायदा कौन से कंट्री में है, गवर्नमेंट किस तरीके से उससे डील करता है, ये सब चीजों के बारे में। और GST अथॉरिटी, यानी कि GST अथॉरिटी के बाद जाके भी यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विस के बारे में। अब नॉर्मल सी बात है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है तो GST का फुल फॉर्म ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नॉर्मल सी बात है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है, GST से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स से, तो जाहिर सी बात है कि GST के पास भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आगे दूसरा क्या पॉइंट दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। अब अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने से पहले एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि आपके सेल्स को बढ़ावा दे सके। देखो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट्स एजेंट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक ऑर्डर। ठीक है, द एक्सपोर्टर में आल्सो ओपन सेल्स ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। तो एजेंट क्या होता है कि एजेंट वो पर्सन होता है जो आपके गुड्स को जो है सही डायरेक्शंस में सही जगह पे पहुंचाता है, और उसके बदले आपसे कुछ कमीशन लेता है। तो एजेंट क्या करता है, या सेल्स ऑफिसर्स भी इसको बोलेंगे या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, ताकि आपके जो ऑर्डर है उसको अब्रॉड में बुक भी करवाता है, मतलब जो भी जगह पे जरूरत है तो उसको जो है बुक करवाता है। और इनके जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेल्स ऑफिस भी होता है, ताकि वहां पे जो भी जरूरतें हैं उसको आप तक पहुंचाया जा सके और आपके ऑर्डर्स को उस तक
उस कंट्री तक पहुंचाया जा सके। तो इनका ये काम होता है, आपके ऑर्डर या आपके सेल्स को बढ़ावा देते हैं और उसके बदले में ये लोग कमीशन लेते हैं। तो आप लोग याद रखना इस वीडियो के माध्यम से ये वाला पॉइंट। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।